बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा ही स्पेशल है और इस प्रोग्राम में बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पाक फ़ौज की कमान की तब्दीली से चंद घंटे पहले कौन सा अहम सवाल उठाया है, वो सवाल क्या है और इमरान ख़ान ने ये सवाल किसके सामने उठाया है, किसके सामने रेज़ किया है। एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे कि पाक फ़ौज की कमान जो आज जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सपोर्ट की है। पाक फ़ौज की क़यादत संभालने के बाद, पाक फ़ौज की कमान संभालने के बाद नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कौन से चैलेंजेस दरपेश होंगे, वो चैलेंजेस क्या हैं, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आज कौन से फ़ोरम से किस किस्म का फ़ैसला सादर हुआ है, ये फ़ैसले की डिटेल और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है उस फ़ैसले की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ये नाज़रीन, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला सुनाया गया है ये इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने सादर किया है और इस फ़ैसले में इमरान ख़ान की जो ज़ाब्ता अखलाक़ की ख़िलाफ़ वर्जी पे उन पर जो 50,000 का जुर्माना किया गया था, इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ 50,000 के जुर्माने के ख़िलाफ़ जो इमरान ख़ान ने अपील दायर की थी, उस अपील को इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। और इस अपील को मुस्तरद करने की वजह इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले में ये बताई गई है कि 3 रोज़ के अंदर अगर ज़ाब्ता अखलाक़ की ख़िलाफ़ वर्जी पर किसी पर जुर्माना होता है तो वो 3 रोज़ के अंदर अपील कर सकता है। लेकिन इमरान ख़ान पे कुरम एजेंसी NA 45 पे ज़ाब्ता अखलाक़ की ख़िलाफ़ वर्जी पर 50,000 का जुर्माना हुआ, लेकिन इस पर अपील जो है वो ज़ायदुल मयाद थे। यानी 3 दिन के बाद इमरान ख़ान ने 50,000 के जुर्माने के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था और 50,000 के जुर्माने के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई थी। तो इस बुनियाद के ऊपर इमरान ख़ान की ये जो अपील है इसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। अब इमरान ख़ान इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और उनके पास सुप्रीम कोर्ट का फ़ोरम भी दस्तयाब होगा। इसी तरीके से नाज़रीन, जो फैसलाबाद में अभी हालिया दिनों में जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ था जिसमें इमरान ख़ान ने आबिद शेर अली के मुकाबले में कामयाबी हासिल की थी, वहाँ पे नाज़रीन राना सनाउल्लाह पर भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पे 10,000 का जुर्माना हुआ था और राना सनाउल्लाह ने भी उस जुर्माने के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी। तो इस अपील पर भी आज इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुनाया है, लेकिन इमरान ख़ान के तो ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह की अपील पर उनके हक़ में फ़ैसला सुना दिया है और जो 10,000 का जुर्माना था वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसे ख़त्म कर दिया गया है। और उसकी वजह यही है कि राना सनाउल्लाह ने 3 रोज़ के अंदर 10,000 जुर्माने के ख़िलाफ़ अपील जो है वो इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी थी। इसी तरीके से नाज़रीन, आज़म सवाती साहब की जो गिरफ़्तारी का मामला है, जो उनके जिस्मानी रिमांड का मामला है, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज आज़म सवाती के जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक सिविल जज की अदालत में, जज मोहम्मद बशीर की अदालत में समाअत हुई है और FIA के हुकाम की जानिब से, प्रोसिक्यूटर की जानिब से एक मरतबा फिर आज़म सवाती के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन अदालत की जानिब से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को डिक्लाइन कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन 4 रोज़ के लिए यानी मज़ीद 4 दिनों के लिए आज़म सवाती को तफ्तीश के लिए FIA के हुकाम के हवाले कर दिया गया है। लेकिन इस केस में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो नाज़रीन ये है कि डॉक्टर बाबर अवान आज अदालत में पेश हुए, रिप्रेजेंट किया उन्होंने आज़म सवाती को, और उन्होंने कहा कि आज़म सवाती को सिक्योरिटी खदशात हैं, तो मुनासिब ये रहेगा कि आज़म सवाती को FIA के हुकाम जो हैं वो अदालत के सामने पेश ना करें। और इस इस्तदा को जज साहब की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया है और आइंदा समाअत पर भी, यानी आज भी आज़म सवाती को अदालत में पेश नहीं किया गया और आइंदा पेशी से मुतल्लिक़ जो कि 3 दिसंबर को होना है, अदालत ने ये ऑर्डर पास कर दिया है कि 3 दिसंबर को आज़म सवाती को पेश करने की बजाय वीडियो लिंक के ज़रिए आज़म सवाती की अदालत में जो हाज़िरी है उसको यकीनी बनाया जाए। आज़म सवाती से जुड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक अहम ख़बर है और वो नाज़रीन ख़बर ये है कि जो मुल्क भर पर मुख्तलिफ़ शहरों में जो आज़म सवाती पर मुतनाज़ा ट्वीट्स करने पर मुख्तलिफ़ मुकदमात का इंदराज हुआ है, उन केसेस के ख़िलाफ़ जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई थी उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस केस की समाअत की है और डॉक्टर बाबर अवान साहब जो
सिविल जज की अदालत में पेश होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश हुए। उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक वाक़या हुआ है, लेकिन उस वाक़े को बुनियाद बनाकर मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में आज़म सवाती के ख़िलाफ़ तकरीबन 50 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। बाबर अमान साहब ने कहा कि फ़ौरी तौर पर आज़म सवाती की इस्लामाबाद से दूसरे शहर में जो मुंतकली है उसको रोका जाए, उन्हें सिक्योरिटी ख़दशात हैं। और साथ में बाबर अमान साहब ने यह भी कहा कि जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उनका जो सूबों के IGs होते हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल होता है। डॉक्टर बाबर अमान ने कहा कि ये जो 50 से ज़्यादा मुकदमात जो है वो आज़म समाती पे दर्ज किए गए हैं, इनमें से ज़्यादातर जो मुकदमात हैं वो सिंध और बलूचिस्तान में इसका इंदराज हुआ है। तो डॉक्टर बाबर अमान साहब के इन दलाइल के ऊपर, नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर बाबर अमान साहब के इन दलाइल के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को ये हदायत की है कि आप सेक्रेटरी दाखिला से हदायत लें और पता चलाएं, चेक करें कि जो सेक्रेटरी दाखिला है उनका क्या सूबों के IGs के ऊपर किसी किस्म का कंट्रोल होता है, और अगर होता है तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है। तो इस केस की समाअत को भी यानी एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वज़ारत दाखिला से सेक्रेटरी दाखिला से हदायत लेने के बाद का हुक्म देने के बाद जो है वो आइंदा की तारीख लिए जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जो GHQ में आज नए आर्मी चीफ़ की कमान की तब्दीली से मुतल्लिक बड़ी शानदार किस्म की तकरीब हुई है। और इस तकरीब के बाद वैसे आपको ये भी बता दें, बल्कि तकरीब से पहले सोशल मीडिया पे जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रेंड चलना जो है शुरू हो चुके हैं। इन ट्रेंड्स पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि कमान संभालने के बाद, पाक फ़ौज की क़यादत संभालने के बाद नए आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर को कौन से चैलेंजेस दरपेश होंगे। एक तो नाज़रीन चैलेंज ये दरपेश होगा कि जो बाजवा साहब के दौर में ये अनाउंसमेंट हुई थी DGISPR के ज़रिए, DGISI का भी स्टेटमेंट आया था जब उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR के साथ, कि फ़ौज जो है वो मुकम्मल तौर पे एपॉलिटिकल हो चुकी है और फ़ौज सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। तो कमान की तब्दीली के बाद, क़यादत की तब्दीली के बाद देखना ये होगा कि ये जो एक फ़ैसला हुआ था पिछले दौर में, पिछली मिलिट्री क़यादत में, क्या इस फ़ैसले के ऊपर नए जो आर्मी चीफ़ हैं वो कितना कारबंद रहते हैं और इस फ़ैसले पर किस हद तक जो है वो अमल दरामद यकीनी बनाते हैं, और कैसे ये साबित करेंगे कि वाकई जो पिछले दौर में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दौर में जो फ़ैसला हुआ था, फ़ौज उसी फ़ैसले को लेके जो है वो चल रही है और उसी फ़ैसले पे कारबंद है। एक तो ये चैलेंज दरपेश होगा। दूसरा नाज़रीन चैलेंज ये दरपेश होगा कि जो 9 अप्रैल और 10 अप्रैल के बाद जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हुई, तो उसके बाद जो पाक फ़ौज से मुतल्लिक अवाम में गलत फ़हमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई, अवाम में नफ़रतों के बीज बोने की कोशिश की गई, उन नफ़रतों को, उन गलत फ़हमियों को कैसे दूर करना है। क्योंकि नाज़रीन किसी भी मुल्क की जो अफवाज है उसका जो एतमाद होता है, जो पावर होती है, वो अवाम का एतमाद होता है। यानी जो ताकत है किसी भी मुल्क की, जो फ़ौज है वो अवाम के एतमाद से हासिल करती है। तो जो 9 अप्रैल के बाद हुआ, 10 अप्रैल के बाद हुआ, पाक फ़ौज को और पाक फ़ौज के सरबराह को जिस तरीके से मीर जाफ़र, मीर सादिक कहा गया, न्यूट्रल के लफ्ज़ को जानवर बना दिया गया, और भी बहुत सारी बातें की गई पाक फ़ौज के कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान से मुतल्लिक। तो इस मामले के ऊपर कि ये जो गलत फ़हमियाँ के पैदा की गई, जो नफ़रतों के बीज बोने की कोशिश की गई, इन तमाम मामलात को कैसे सेटल करना है, और जो आवाम में एक फ़ौज की इज़्ज़त होनी चाहिए वो किस तरह से दोबारा से बहाल करनी है। उसमें जो बीच में जो चीज़ें लाई गई, जो गलत फ़हमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई, इन तमाम चीज़ों का ख़ात्मा कैसे करना है, तो ये भी एक चैलेंज जो है वो नए आर्मी चीफ़ को दरपेश होगा। तीसरा जो नाज़रीन चैलेंज है वो ये होगा कि एपॉलिटिकल रहने का स्टेटमेंट तो दे दिया गया है, सियासत से अगर फ़ौज दूर रहती है तो देखना ये भी होगा कि क्या फ़ौज जो है सियासत से और सियासी वाबस्तगियों से बालातर हो के क्या कोई किसी ऐसी सियासी जमात को सपोर्ट तो नहीं किया जा रहा कि जिससे एक जो फ़रीक है वो मायूस हो और दूसरा फ़रीक जो है वो बल्ले बल्ले कर रहा हो, खुशी के शादियाने बजा रहा हो। तो ये तीसरा भी एक जुज़वी किस्म का जो है वो चैलेंज जो है वो नए आर्मी चीफ़ को जो है वो दरपेश होगा। अब इस कमान की तब्दीली के बाद और भी कुछ ख़बरें हैं, वो अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे कि कौन से नशिस्त पे आज जो तकरीब हुई है, कौन बैठा था, जो गैर हाज़िर थे उनकी सीट पे कौन बैठा था, और एक स्टेटमेंट भी सामने आया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़ी एक सियासी जमात का, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो है वो डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन असद उमर साहब का एक ट्वीट सामने आया है। असद उमर साहब उस ट्वीट में नाज़रीन ये कहते हैं, मैं आपको सुनवा देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर की अवलियन तरजीह जो है वो कौम और फ़ौजी क़यादत के दरमियान एहतराम व मोहब्बत का रिश्ता बहाल करना है। तो मैंने जैसे कहा कि ये भी चैलेंज दरपेश होगा, जो गलत फ़हमियाँ
9 अप्रैल के बाद PTI के सरबराह चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से पैदा करने की कोशिश की गई। उन गलत फहमियों को कैसे दूर करना है, तो असद उमर साहब भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और है। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर की अवलियन तरजीह कौम और फौजी क़यादत के दरमियान एहतराम व मोहब्बत का रिश्ता बहाल करना है। ना ये रिश्ता एक तरफ़ा हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, और ना ही ताकत और जबर से हासिल किया हो सकता है। 8 माह के फैसलों ने इस रिश्ते को बुरी तरह से ठेस पहुँचाई है। मुल्क का दिफा करने वाले फौजी पर कौम आज भी नाज करती है। अब ये जो पिछले 8 माह की बात कर रहे हैं कि इस रिश्ते को बुरी तरह से ठेस पहुँचाई है, तो फौजी क़यादत ने नहीं पहुँचाई, किसी मिलिट्री लीडरशिप ने नहीं पहुँचाई। ये जो गलत फहमियाँ, जैसे कि मैंने कहा कि इसके बीच जो बोए गए हैं, जो न्यूट्रल कहते रहे, मीर जाफ़र कहते रहे, मीर सादिक कहते रहे, और पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ जो है वो मिलिट्री क़यादत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया गया, ये उनका सारा कारनामा था, ये उनका सारा शाखसाना था। लेकिन ये चैलेंज जो है वो नया आर्मी चीफ़ को जो है वो दरपेश रहेगा। अब आ जाते हैं सोशल मीडिया पर। नाज़रीन, बाजवा साहब की तब्दीली के बाद और नए आर्मी चीफ़ के कमान संभालने के बाद, एक तो अज़हर मशवानी साहब ने ये ट्वीट किया है कि PM इमरान खान टू बाजवा ऑन 9 अप्रैल, हिस्ट्री विल रिमेंबर यू एज ए ट्रेटर एंड मीर जाफ़र फॉर द ऑफ पाकिस्तान। अब इसके अलावा जो मुख्तलिफ ट्रेंड चल रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और फिर इस पर थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं। बाजवा गद्दार, ये ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, और जो बाजवा साहब के ख़िलाफ़ हैं, यौम निजात 29 दिसंबर और बेल्जियम का चल रहा है, और रहील शरीफ साहब का चल रहा है, मुशर्रफ साहब का चल रहा है। तो ये ट्रेंड जो है वो चलाए जा रहे हैं, और किसकी तरफ से चलाए जा रहे हैं, इस हवाले से भी मेरे ख्याल से हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें किसी किस्म की गलत फहमी नहीं होगी कि ये ट्रेंड कहाँ से और किसकी ईमा पे और किसके आशीर्वाद से चलाए जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अज़हर मशवानी साहब ने लिखा कि 9 अप्रैल को इमरान खान ने कहा था कि बाजवा को एक गद्दार के तौर पर जो है वो मीर जाफ़र मीर सादिक के तौर पर याद रखा जाएगा। तो चलें, आपके लिए बाजवा साहब गद्दार थे, मीर जाफ़र थे, मीर सादिक थे, तो ये बता दें कि 9 अप्रैल के बाद जब डेवलपमेंट हुई, नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का प्रोसेस चल रहा था, तो इमरान खान साहब जिसे गद्दार कह रहे थे, जिसे मीर जाफ़र मीर सादिक कह रहे थे, हुकूमत की तब्दीली की पिछली बातों को तो छोड़ दें कि अदम एतमाद की तहरीक को कैसे नाकाम बनाना है, बाजवा साहब को तौसीह देनी है और अदम एतमाद की तहरीक को उस तौसीह के ज़रिए जो है वो नाकाम बनाना है। लेकिन चलें, उन बातों को अगर साइड पर कर दिया जाए, उन बातों को भुला भी दिया जाए, तो 9 अप्रैल के बाद जब आप खुद गद्दार कहते रहे, मीर जाफ़र कहते रहे, मीर सादिक कहते रहे, तो उसके बाद फिर आपने खुद एक्सटेंशन की बात की, आपके लोगों ने एक्सटेंशन की बात की, इमरान खान ने एक्सटेंशन की बात की कि जब तक नए इंतखाबात नहीं हो जाते तो मौजूदा आर्मी चीफ़ को तौसीह दे दी जाए। तो जिसे आप गद्दार समझ रहे थे, जिसे आप मीर जाफ़र, मीर सादिक और न्यूट्रल कह के, जानवर कह के मुखातब कर रहे थे, तो उसे फिर क्यों कहा आपने कि आप एक्सटेंशन ले लें, और जब तक नया आर्मी चीफ़ की या नया इलेक्शन नहीं होता, नया आर्मी चीफ़ नहीं होना चाहिए। तो ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि कौल व फ़ेल में कितना तज़ाद है, और दरअसल मतमा नज़र ये है, मकसद ये है, और लालच ये थी, कोशिश ये थी कि किसी तरीके से जो फ़ौज जो है वो एपॉलिटिकल हो चुकी है, एक इदारा जाती फ़ैसला हो चुका है, उस फैसले को सबूताज करके, फ़ौज को प्रेशर डाल के, सियासी प्रेशर डाल के, और साथ में PTI के अवाम का, वोटर सपोर्टर का प्रेशर डाल के फ़ौज को मजबूर किया जाए कि वो एपॉलिटिकल ना रहे। और जिस तरीके से बाजवा साहब ने अपने आखिरी खिताब में जो शोधा की तकरीब से कहा था कि फरवरी 2022 के बाद फ़ौज ने फ़ैसला किया कि वो एपॉलिटिकल हो चुके हैं, तो ये चाह ये रहे थे कि फरवरी 2022 से पहले जिस तरीके से इन्हें नैपिया इनकी तब्दील की गई, इन्हें सपोर्ट किया गया, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सपोर्ट किया गया, तो ये दोबारा से वही जो है वो सपोर्ट हासिल करना चाह रहे, तो इसका मकसद है। लेकिन जब वो सपोर्ट नहीं मिली, तो फिर इस तरह के ट्रेंड जो है वो आज चलाए जा रहे हैं। लेकिन हमें तो ज़राए ने यही बताया था कि, बल्कि कन्फर्म किया था कि चाहे एक्स लीडरशिप हो, चाहे मौजूदा यानी इनकम्बेंट लीडरशिप हो मिलिट्री की, अगर उन्हें मलाइन करने की कोशिश की गई और उनके खिलाफ इस तरह के नाजेबा किस्म के पोस्ट किए गए, ट्वीट्स किए गए, तो जो ज़िम्मेदारान होंगे उन्हें स्पेयर नहीं किया जाएगा। अब कप्तान ने इस कमान की तब्दीली से पहले कौन सा सवाल उठाया है, वो सवाल भी आपको बता देते हैं। कल नाजरीन, चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 14, और ये ट्वीट में जो मुखातिब थे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। इसमें खान साहब कहते हैं कि आर्टिकल 14 की हुर्मत क्या सिर्फ ताकतवरों के लिए है, क्या बाकी अवाम को ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब दरअसल ये ट्वीट कर रहे थे आज़म सवाती और शहबाज गिल के तनाज़र में, जो उन पर तशद्दुद हुआ, जो आज़म सवाती साहब की मुबैना नाजेबा वीडियो का जिक्र होता है, लेकिन वो वीडियो आज़म सवाती साहब किसी के सपोर्ट करके, इवन के किसी इदारे को दे के उसकी तहकीकात कराने, इंक्वायरी कराने के लिए रजामंद नहीं है। चलें, खान साहब ने सवाल उठा दिया, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हुर्मत जो है वो सिर्फ PTI के लोगों की है, जो आज़म
जो अपना शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ, आज़म सवाती पे तशद्दुद हुआ, नाज़िबा का वीडियो का मामला है, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप हुर्मत की बात करते हैं तो जिन्हें BOS कह के पुकारा गया आज़म सवाती की तरफ से, जिसे बास्टर्ड कहा गया आज़म सवाती की तरफ से, और बला बला पता नहीं क्या क्या कहा गया, क्या उनकी हुर्मत नहीं थी? आप ताकतवरों की हुर्मत की बात तो करें तो आपने दीगर लोगों की हुर्मत का क्या ख्याल रखा? इस पर भी खान साहब से पहले सवाल बनता है और इस सवाल का जवाब खान साहब का देना बनता है कि आप बताएं कि जब आप अपनी हुर्मत की बात करते हैं तो जब अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं जिसका कोई सर पैर या सबूत नहीं होता, तो क्या उनकी हुर्मत नहीं होती? यानी मोनिस इलाही का केस अगर FIA से ख़त्म हो जाए, FIA का केस हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाए तो उसे तो ऐन इंसाफ कहा जाता है, लेकिन उसी तरह का केस, बल्कि उससे कम नौयत का केस अगर FIA की अदालत ख़त्म कर देती है तो उसे इमरान खान साहब जो है वो NRO का नाम जो है वो देना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहरहाल हमारा जो आज का व्लॉग है उसका यहाँ पे इख्तिताम होता है। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।